चलिए, तो आज जो है हम लोग देखेंगे मूल तौर पर 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच की घटनाएं। 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच की घटनाएं। 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच की घटना को हम लोग देखेंगे यहाँ पर अब। ठीक है, इस दौरान कई सारी घटनाएं घटित हुई है। जैसे इस दौरान सीआर फॉर्मूला आया है, वेवेल प्रस्ताव आया है, शिमला सम्मेलन हुए हैं, नौसैनिक विद्रोह हुए हैं, कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ है, और फिर अंतिम सरकार गठन हुआ है, और फिर माउंटबेटन योजना आई है। माउंटबेटन योजना उसके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1940 के तहत देश आजाद हुआ। तो 1940 से 1940 के बीच की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला है सीआर फॉर्मूला। जुलाई 1944 में रखा गया। इसके बाद सीआर फॉर्मूला के बाद जो है आपको वेवेल प्रस्ताव आया। वेवेल प्रस्ताव जून 1940 में आया। वेवेल प्रस्ताव है जून 1940 में आया, और वेवेल प्रस्ताव ठीक करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे शिमला सम्मेलन कहा गया। शिमला सम्मेलन कहा गया, और शिमला सम्मेलन है, शिमला सम्मेलन आपको 25 जून 1940 से 1940 के बीच चला। तो जून 1940 से जुलाई 1940 के बीच जो है शिमला सम्मेलन हुए। शिमला सम्मेलन के बाद जो है आपको जो घटना हुई है वो घटना है आपको नौसैनिक विद्रोह और जो नौसैनिक विद्रोह है, नौसैनिक विद्रोह फरवरी 1940 में हुआ। फरवरी 1940 नौसैनिक विद्रोह हुए। फिर आपको कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन, कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन मार्च 1940 में हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन जो है आपको मार्च 1940 में हुआ, मार्च 1940 में। और फिर आपको 1940 में ही 2 सितंबर 1940 को अंतिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, अर्थात सितंबर 1946 में हुआ। और इसके बाद जो है आपको माउंटबेटन योजना आई, और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, यानी जून 1947 में आया। जून 1947 में माउंटबेटन योजना आया, और माउंटबेटन योजना को ही स्वीकृति दिलाने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया, इस अधिनियम के तहत ही भारत को आजादी मिली। तो आज के सेशन में जो है यही सब टॉपिक की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। यही सब टॉपिक की चर्चा जो है आपके साथ करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानकारी इन सभी चीज़ों की जो है आपको निश्चित तौर पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चर्चा सीआर फॉर्मूला का करते हैं कि सीआर फॉर्मूला क्या था। देखिए, आपको सीआर फॉर्मूला को जानने के लिए पहले उसके पीछे थोड़ा जाना होगा। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि 1942 से 1944 तक भारत छोड़ो आंदोलन हुए। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। तो वहीं भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी भारतवर्ष में हो रहा था, और कांग्रेस प्रयासरत था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करके भारत में भारतीयों के सरकार का गठन किया जा सके, भारत में कांग्रेस के सरकार का गठन किया जा सके। इसको लेकर के कांग्रेस प्रयासरत था, और इसको लेकर जो कांग्रेस प्रयासरत था, यानी कांग्रेस देश को आजाद करवाना चाहता था, और कांग्रेस जो देश को आजाद करवाना चाहता था उसमें मुस्लिम लीग की सहायता आवश्यक थी। बिना मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सहमति के अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाला नहीं था। जब तक दोनों के बीच आपसी सहमति नहीं बनता तब तक अंग्रेज जो है भारत छोड़ करके जाने वाला था नहीं। इसलिए कांग्रेस हमेशा यह चाहता था कि मुस्लिम लीग उसके साथ होकर के काम करे। लेकिन मुस्लिम लीग का डिमांड क्या था? मुस्लिम लीग का डिमांड था उसे मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए। उसे मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, जिस बात को कांग्रेस नहीं मान रहा था। लेकिन जब 1944 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की समाप्ति हुई, गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, तो गांधी जी ने ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को एक फॉर्मूला तैयार करने को कहा,
और गांधी जी के सहमति से ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला तैयार किया, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जो एक फॉर्मूला तैयार किया उसी को इतिहास में सीआर फॉर्मूला कहा जाता है। उसी फॉर्मूला को इतिहास में सीआर फॉर्मूला कहा जाता है। सीआर फॉर्मूला में कई सारी मोटी मोटी बातें थी। सीआर फॉर्मूला में यह कहा गया था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करे, और जो कांग्रेस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होगा उसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस को सहयोग करे। और सीआर फॉर्मूला में यह भी कहा गया था कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका में जनमत संग्रह करवाया जाएगा, और अगर वहां के मुसलमान यह चाहेंगे कि उनके लिए एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए तो उनके लिए एक अलग राष्ट्र भी बनाया जाएगा। यह तमाम प्रकार की बातें सीआर फॉर्मूला में रखी गई थी, और सीआर फॉर्मूला के ऊपर ही महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच वार्ता हुआ। सीआर फॉर्मूला के ऊपर ही महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच वार्ता हुआ। इस वार्ता में महात्मा गांधी ने काफी प्रयास किया कि मोहम्मद अली जिन्ना चीजों को समझे और सीआर फॉर्मूला को मान जाए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात का एहसास तो सीआर फॉर्मूला के जरिए हो गया था कि उन्हें मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र मिलेगा, लेकिन वो कटा छटा राष्ट्र मिलेगा, क्योंकि सीआर फॉर्मूला में कहा गया था कि जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसको पाकिस्तान घोषित कर देंगे, उसको इस्लामी राष्ट्र घोषित कर देंगे। सीआर फॉर्मूला में यह बात था। तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि तो कटा छटा पाकिस्तान हमें मिलेगा, एकत्रित और सशक्त पाकिस्तान, राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकत्रित और सशक्त पाकिस्तान उसे सीआर फॉर्मूला के तहत नहीं मिलने वाला था, जिस वजह से जिन्ना ने सीआर फॉर्मूला को मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी के प्रयत्न के बावजूद भी जिन्ना सीआर फॉर्मूला को मानने से इनकार कर दिया, और सीआर फॉर्मूला के ऊपर जिन्ना और महात्मा गांधी के बीच जो वार्ता हो रहा था, इस वार्ता के दौरान ही महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम अर्थात महान नेता की उपाधि दी। कायदे आजम अर्थात महान नेता की उपाधि दी, लेकिन फिर भी जिन्ना नहीं माने, और जिन्ना ने सीआर फॉर्मूला को मानने से इनकार कर दिया। और सीआर फॉर्मूला को मानने से इनकार करते हुए जिन्ना ने यह कहा कि इस फॉर्मूला के तहत जो हमें पाकिस्तान मिलेगा वह कटा छटा और दिमक लगा पाकिस्तान मिलेगा। इस फॉर्मूला के तहत जो हमें पाकिस्तान मिलेगा वह कटा छटा और दिमक लगा पाकिस्तान मिलेगा, इसलिए हम इस फॉर्मूला को नहीं मानने जा रहे हैं। तो सीआर फॉर्मूला मूलतः कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी सहमति बनाने के लिए लाया गया था, और उसका कुछ खास उद्देश्य नहीं था। सीआर फॉर्मूला मूलतः कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी सहमति बनाने के लिए लाया गया था, और उसका कुछ और कोई खास उद्देश्य नहीं था। तो सीआर फॉर्मूला के विषय में आपको याद रखना है कि सीआर फॉर्मूला कांग्रेस के किस नेता के द्वारा दिया गया था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दूसरी बात, सीआर फॉर्मूला पर किसके बीच वार्ता हुआ, तो गांधी जी और जिन्ना, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। और इस वार्ता के दौरान ही महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी, कायदे आजम। और सीआर फॉर्मूला को जिन्ना ने मानने से इनकार कर दिया, और सीआर फॉर्मूला पर कटाक्ष करते हुए ही जिन्ना ने ही यह कहा कि इस फॉर्मूला के तहत हमें कटा छटा और दिमक लगा पाकिस्तान मिलेगा, कटा छटा और दिमक लगा पाकिस्तान मिलेगा। क्लियर है, याद रखिएगा। तो एक बार जवाब दे दीजिए, सीआर फॉर्मूला किस नेता ने तैयार किया था, किसने तैयार किया था? और सीआर फॉर्मूला के ऊपर वार्ता किसके किसके बीच हुआ, किसके किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ। और इस फॉर्मूला के दौरान गांधी जी ने जिन्ना को कौन सी उपाधि,
कौन सी उपाधि दी? कायदे आजम की उपाधि दिया। और इसके बाद किस किस पर्सनैलिटी ने, किस नेता ने सीआर फॉर्मूला की आलोचना करते हुए यह कहा कि इस फॉर्मूला के तहत हमें दिमक लगा और कटा छटा पाकिस्तान मिला? मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद आगे है वेवेल प्रस्ताव। वेवेल प्रस्ताव को आप थोड़ा सा समझिएगा। वेवेल प्रस्ताव, वेवेल प्रस्ताव देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि वर्ष 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति वर्ष 1945 में हुई और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई। ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की जीत हुई, अर्थात ब्रिटेन की जीत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत सुनिश्चित हो गई थी। लगभग 1945 ईस्वी के शुरुआती दिनों में ही यह फिक्स हो गया था कि अब ब्रिटेन ही जीतेगा। ब्रिटेन का पलड़ा काफी ज्यादा भारी हो गया था। ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व के कई देशों ने समर्थन किया था। अमेरिका हो, चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया था। तो ये सभी देश ब्रिटेन पर लगातार दबाव बना रहा था कि भारत को आजाद किया जाए, तथा भारत में भी कई सारी समस्याएं 1945 ईस्वी तक भारत को जकड़ लिया था। भारत कई समस्याओं से ग्रसित हो चुका था। तो भारत की जो समस्याएं थी, भारत की समस्याओं को दूर करने का प्रयास भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी तक भारत के वायसराय के पद पर रहे थे। लॉर्ड वेवेल 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारतीय वायसराय के पद पर जो है आपको लॉर्ड वेवेल रहे थे। लॉर्ड वेवेल भारत की समस्या के समाधान को लेकर भारतीयों के समक्ष जो प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को ही वेवेल प्रस्ताव कहा गया। उस प्रस्ताव को ही वेवेल प्रस्ताव कहा गया। वेवेल प्रस्ताव पर ही शिमला में 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 के बीच सम्मेलन हुआ, जिसे शिमला सम्मेलन कहा गया। वेवेल प्रस्ताव की सिफारिशों को इसलिए भी याद नहीं रखना है, वेवेल प्रस्ताव असफल रहा है, असफल रहा है। वेवेल प्रस्ताव पर जो शिमला सम्मेलन हुआ था वह भी जो है आपको असफल रहा था। हुआ यह था कि वेवेल प्रस्ताव पर जो शिमला सम्मेलन हुआ, उस शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के भी कई सारे राजनेता उपस्थित हुए थे, मुस्लिम लीग के भी कई सारे राजनेता उपस्थित हुए थे। मुस्लिम लीग के तरफ से शिमला सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना भाग ले रहे थे और कांग्रेस के तरफ से शिमला सम्मेलन में मौलाना अबुल कलाम आजाद भाग ले रहे थे। तो जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग का यह डिमांड था कि शिमला सम्मेलन में मुसलमान सिर्फ मुस्लिम लीग की तरफ से भाग ले सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन मुस्लिम लीग है। इसलिए मुसलमान सिर्फ मुस्लिम लीग के तरफ से ही शिमला सम्मेलन में भाग ले सकता है। कांग्रेस के तरफ से मुसलमान शिमला सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने रखा। लेकिन आप याद कीजिए 1940 से 1946 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो 1940 से 1946 के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1945 में शिमला सम्मेलन हो रहा था। इसी वजह से मौलाना अबुल कलाम आजाद को ही कांग्रेस ने शिमला सम्मेलन में भाग लेने को भेजा और कहा कि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद ही करेंगे, भले ही कांग्रेस के
कितने भी प्रतिनिधि शिमला सम्मेलन में शामिल हो जाए, लेकिन नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद ही करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद है। तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग यह कह रहा है कि मुसलमान सिर्फ मुस्लिम लीग के तरफ से भाग लेगा, लेकिन कांग्रेस कह रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद है, जो कि मुसलमान है, वही शिमला सम्मेलन में भाग लेगा। कांग्रेस भी अपनी बात पर अड़ा रहा और मुस्लिम लीग भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दोनों में से कोई भी एक कदम पीछे नहीं हटाया। और उस समय महात्मा गांधी शिमला में मौजूद थे, लेकिन शिमला सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, और महात्मा गांधी के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा था। और जब ना कांग्रेस पीछे हटने को तैयार हुआ, ना मुस्लिम लीग पीछे हटने को तैयार हुआ, तब भारतीय वायसराय वेवेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया। कहा शिमला सम्मेलन असफल घोषित किए जाते हैं और जैसे जो चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। तो यही आपको वेवेल प्रस्ताव और शिमला सम्मेलन है। इसके बाद आगे है नौसैनिक विद्रोह। नौसैनिक विद्रोह देखिए, अंग्रेजों के अधीन जो सेना थी, चाहे नौसेना हो चाहे अन्य कोई भी सेना हो, अंग्रेजों के अधीन जो सेना थी, उस सेना में भारत के लोग भी शामिल थे, यूरोपीय लोग भी शामिल थे, और अंग्रेजों की नौसेना में भारतीय मूल के भी लोग शामिल थे। और नौसैनिकों को ट्रेनिंग दिया जाता था, हर सेना को ट्रेनिंग दिया जाता था। तो नौसैनिकों को तलवार नामक जहाज पर ट्रेनिंग दिया जाता था। जो भारतीय मूल के नौसैनिक हुआ करते थे, जो अंग्रेजों के अधीन काम किया करते थे, उन्हें तलवार नामक जहाज पर ट्रेनिंग दिया जाता था। उन्हें जो है आपको तलवार नामक जहाज पर ट्रेनिंग दिया जाता था। तलवार 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 नामक जहाज पर भारतीय मूल के नौसैनिकों को जो ट्रेनिंग दिया जाता था, उस जहाज पर एक भारतीय मूल के नौसैनिक ने कुछ नारा लिखा, जैसे अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। जैसे ही कुछ आपत्तिजनक नारे तलवार नामक जहाज पर बीसी दत्त नामक सैनिक ने लिखा। बीसी दत्त नामक सैनिक ने लिखा। तो इस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब बीसी दत्त नामक नौसैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर इनके गिरफ्तारी के विरोध में ही मुंबई के नौसैनिकों ने 18 फरवरी 1946 ईस्वी से मुंबई के नौसैनिकों ने 18 फरवरी 1946 ईस्वी से नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत कर दी। नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत कर दी और फिर नौसैनिक विद्रोह चलने लगे। और 2-3 दिन होते होते लगभग पूरे भारतवर्ष में नौसैनिक विद्रोह काफी मजबूती से होने लगा। और नौसैनिक विद्रोह जब काफी शक्तिशाली ढंग से होने लगे, तो अंग्रेजों ने प्रयास किया कि हम नौसैनिक विद्रोह को दबा दे, लेकिन अंग्रेज इस प्रयास में असफल हो गए। अंग्रेज नौसैनिक विद्रोहों को नहीं दबा सके। अंग्रेज जब नौसैनिक विद्रोह को दबाने में असफल हो गए, अंग्रेज जब नौसैनिक विद्रोह को दबाने में असफल हो गए, तो फिर अंग्रेजों ने भारतीयों से सहायता प्राप्त किया। सरदार पटेल से, मोहम्मद अली जिन्ना से। और सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने ही अंग्रेजी सरकार और विद्रोह कर रहे नौसैनिकों के बीच मध्यस्थता किया। सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने विद्रोह कर रहे नौसैनिक और अंग्रेजी सरकार के बीच मध्यस्थता किया, और इन दोनों की मध्यस्थता की वजह से ही 25 फरवरी 1946 आते आते नौसैनिक विद्रोह समाप्त हो गए। मुश्किल से नौसैनिक विद्रोह 1 सप्ताह चला, लेकिन उस 1 सप्ताह में ही नौसैनिकों ने अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिया। मतलब नौसैनिकों ने अंग्रेजों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया, काफी ज्यादा परेशान कर दिया।
और नौसैनिकों ने मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल के कारण अंग्रेजों से समझौता किया, लेकिन समझौता करते करते हुए भी विद्रोह कर रहे नौसैनिकों ने यह कहा कि मैं या हम लोग भारत के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं, अंग्रेजी सरकार के समक्ष नहीं। हम इसलिए नौसैनिक विद्रोह को खत्म कर रहे हैं क्योंकि भारत के राजनेता ऐसा चाहते हैं, और भारत के राजनेता के वजह से ही हम नौसैनिक विद्रोह को समाप्त कर रहे हैं। और फिर नौसैनिक विद्रोह समाप्त हो गए। समझ गए? तो याद रखिएगा। तो एक बात बताइएगा, वेवेल प्रस्ताव किस भारतीय वायसराय के द्वारा रखा गया था? लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव किस भारतीय वायसराय द्वारा रखा गया? लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव पर कौन सा सम्मेलन हुआ? कौन सा सम्मेलन? और शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया? आए मौलाना अबुल कलाम। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया? और मुस्लिम लीग की तरफ से आए। और जिन्ना का यह मांग था कि मुसलमान शिमला सम्मेलन में सिर्फ मुस्लिम लीग की तरफ से भाग ले, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही भाग लिया। और इसी प्रश्न पर शिमला सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। इसके बाद जो है नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1946 से प्रारंभ हुआ है। नौसैनिक विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ है? नौसैनिक विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ है? कब से? भारतीय नौसैनिकों को प्रशिक्षण कौन जहाज पे दिया जाता? कौन जहाज पे? और इस जहाज पे आपत्तिजनक नारे किसने लिखे? और इन्हीं के गिरफ्तारी के विरुद्ध ना नौसैनिक विद्रोह हुआ जी। तो किस भारतीय नौसैनिक के गिरफ्तारी के विरुद्ध में नौसैनिक विद्रोह हुआ? किसके? बीसी दत्त। और नौसैनिक विद्रोह जो है 25 फरवरी 1946 जाते जाते समाप्त हो गया। किस भारतीय राजनेता के मध्यस्थता के वजह समाप्त हो गया? किसके वजह से? सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार पटेल और मोहम्मद अली। इसके बाद आगे है आपको कैबिनेट मिशन योजना। आगे कैबिनेट मिशन योजना है। कैबिनेट मिशन योजना को आप समझिएगा। देखिए, वर्ष 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। विंस्टन चर्चिल ने ही द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को जीत दिलाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा विंस्टन चर्चिल ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और विंस्टन चर्चिल ने ही द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को जीत दिलाया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। जैसे भारत में लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होता है ना, वैसे ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ 1945 में। 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी में जब ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी भाग आजमाई, लेकिन उसमें या उस चुनाव में जीत लेबर पार्टी की हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में जो 1945 ईस्वी में आम चुनाव हुए, उस आम चुनाव में जीत लेबर पार्टी की हुई, और लेबर पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्लीमेंट एटली को घोषित कर रखा था। और क्लीमेंट एटली जब चुनाव प्रचार कर रहा था, तो क्लीमेंट एटली अपने चुनाव प्रचार के दौरान यह घोषणा करके रखा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर हम भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। यानी क्लीमेंट एटली भारत के प्रति उदारवादी नीति अपना रहे थे, और क्लीमेंट एटली ने जब यह घोषणा किया चुनाव प्रचार के दौरान कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे, तो ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों ने भी क्लीमेंट एटली को चुनाव में काफी सहयोग दिया, और फिर अंततः क्लीमेंट एटली ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने वादा को पूरा करने हेतु अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा।
क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे और उनका जो अपना कैबिनेट था, जैसे हमारे मोदी जी है, मोदी जी का अपना कैबिनेट है, मोदी जी के कैबिनेट में जो है आपको अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमन है, स्मृति ईरानी है, पीयूष गोयल है, धर्मेंद्र प्रधान है, ये सब लोग मोदी जी के कैबिनेट में हैं और हर किसी को कोई ना कोई विभाग निश्चित तौर पर जो है आपको दिया गया है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली का अपना कैबिनेट था। उस कैबिनेट में से क्लीमेंट एटली ने 3 सदस्यों को चुना, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। इन तीनों को क्लीमेंट एटली ने चुना और इन तीनों को क्लीमेंट एटली भारत भेजा और स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस ये तीनों भारत आए और इन्हीं तीनों का दल कैबिनेट मिशन योजना कहलाया। और कैबिनेट मिशन योजना की अगर बात की जाए तो जो कैबिनेट मिशन योजना है इसका भारत आगमन हुआ है आपको 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के जो 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे और 3 सदस्य थे और जो 3 सदस्य थे उसको याद रखने का ट्रिक काल है। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। लॉरेंस भारत सचिव के पद पर था, अलेक्जेंडर नौसेना विभाग के प्रधान थे और क्रिप्स वाणिज्य विभाग के प्रधान थे। और इन तीनों पदों में जो सबसे बड़ा पद था वो भारत सचिव का पद था और भारत सचिव के पद पर पैंथिक लॉरेंस थे। इसी वजह से कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता जो है आपको पैंथिक लॉरेंस ने किया। कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता जो है आपको पैंथिक लॉरेंस ने किया। कैबिनेट मिशन योजना भारत पहुंचा। भारत पहुंचकर कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की, वार्ता किया, कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, हिंदू महासभा के साथ। और भारत के सभी राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि उस समय के जो प्रमुख नेता थे जैसे जिन्ना हो गए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन सभी से कैबिनेट मिशन योजना ने वार्ता किया। और एक लंबी वार्ता के बाद कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिशें मई 1946 में, 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिशें भारत के समक्ष रखी, भारतीयों के समक्ष रखी। कैबिनेट मिशन योजना ने जो अपनी सिफारिश भारतीयों के समक्ष रखा, कैबिनेट मिशन योजना ने जो अपनी सिफारिश भारतीयों के समक्ष रखा, इस सिफारिश में कई प्रकार की बातें की गई थी। इस सिफारिश में कहा गया भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। फिर कहा गया भारत का विभाजन नहीं होगा, और भारत का विभाजन नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा। और प्रांतों को ग्रुप में बांटा जाएगा, हिंदू बहुल प्रांतों का अलग ग्रुप होगा, मुस्लिम बहुल प्रांतों का अलग ग्रुप होगा। इसी को कहा गया प्रांतों का समूहीकरण। प्रांतों को ग्रुप में बांटा जाएगा। भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होगा। यह तमाम प्रकार की सिफारिशें कैबिनेट मिशन योजना में की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना में जो ये तमाम प्रकार की सिफारिशें की गई थी, कैबिनेट मिशन योजना में भारत के विभाजन की बात नहीं की गई थी, जिस वजह से मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। और प्रांतों का जो समूहीकरण करने का बात किया गया था, इस वजह से कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो जो कैबिनेट मिशन योजना था, कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग, कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया। और कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करते हुए ही मोहम्मद अली जिन्ना ने यह घोषणा किया कि अब हम डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे, सीधी कार्रवाई दिवस मनाएंगे। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर पूरे देश के भीतर मुसलमानों ने
16 अगस्त 1946 को, मुसलमानों ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। और मोहम्मद अली जिन्ना 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के तौर पर मनाते हुए काफी भड़कीला भाषण दिया, काफी भड़कीला भाषण दिया और लोगों को एक प्रकार से कहिए तो दंगा करने को लेकर प्रेरित किया, लोगों को दंगा करने को लेकर प्रेरित किया। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कई सारे नारे लगाए, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, हमें विभाजन चाहिए, हमें विभाजन चाहिए। ये तमाम प्रकार के नारे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते हुए लगाया गया। और फिर इसी तिथि से भारत में दंगा भड़क उठा, दंगा भड़क उठा। और दंगा का सबसे मूल कारण मोहम्मद अली जिन्ना था। दंगा जो 16 अगस्त 1946 से भड़क उठा, उसका सबसे मूल कारण था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के कारण ही दंगा भड़क उठा। और दंगा की शुरुआत कोलकाता के क्षेत्र से हुआ, कोलकाता के क्षेत्र से दंगा की शुरुआत हुआ और धीरे धीरे दंगा कोलकाता से दिल्ली पहुंचा, मुंबई पहुंचा, मद्रास पहुंचा। लगभग यह दंगा पूरे भारतवर्ष में पहुंच गया, यह दंगा पूरे भारतवर्ष में पहुंच गया, पूरे भारतवर्ष में यह दंगा जो है आपको पहुंच गया। और फिर दंगा होने लगे। और जब दंगा होने लगा तो इस दंगा को दबाने का कैपेसिटी अंग्रेजी सरकार के पुलिस में अब नहीं बचा था। इस दंगा को दबाने का कैपेसिटी अंग्रेजी सरकार की पुलिस में नहीं बचा था। जो हिंदू बहुल इलाका था, हिंदू बहुल इलाका में मुसलमानों को मौत के घाट उतारा जा रहा था और मुस्लिम बहुल इलाका में हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा था। और जब दंगा प्रारंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार की पुलिस दबाने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, तो भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के नाम खत लिखा। और लॉर्ड वेवेल ने प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के नाम खत लिखते हुए यह कहा कि हम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि भारत का भविष्य भारतीयों के भाग पर छोड़कर वापस लौट जाए। लॉर्ड वेवेल, जब दंगा शुरू हुआ था तो उस समय लॉर्ड वेवेल भारतीय वायसराय थे, उनसे भारत संभल नहीं रहा था। तो लॉर्ड वेवेल प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को लिखा कि हम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि भारत का भविष्य भारतीयों के भाग्य पर छोड़कर हम ब्रिटेन वासियों को अपना झोला लेकर ब्रिटेन वापस आ जाना चाहिए। इसे ब्रेक डाउन पॉलिसी कहा जाता है, इसे ब्रेक डाउन पॉलिसी कहा जाता है। क्लीमेंट एटली को लगा कि इतना दिन हम भारत में शासन किए, इतना दिन ब्रिटिशों का शासन भारत में रहा और इस दंगा के माहौल में अगर भारत को छोड़कर हम आ जाते हैं तो फिर वैश्विक जगत में हमारी किरकिरी होगी, हमारी आलोचनाएं होंगी। इसलिए दंगा को खत्म करवा करके, सॉल्यूशन करवा करके हमें वहां से लौटना चाहिए, ना कि ऐसे लौट जाना चाहिए। क्लीमेंट एटली को इस बात का एहसास हो गया कि बेबेल से भारत नहीं संभल रहा है, बेबेल से भारत नहीं संभल रहा है। तत्पश्चात लॉर्ड वेवेल को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया और लॉर्ड वेवेल को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया तथा नया भारतीय वायसराय बनाकर मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। मार्च 1947 में नया भारतीय वायसराय बनाकर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया।
लेकिन मार्च 1947 से ठीक पहले फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 का तिथि काफी महत्वपूर्ण है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दे रहे थे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन में जो भाषण दे रहे थे, अपने भाषण देने के क्रम में क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया कि जून 1948 से पहले भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। तो 20 फरवरी 1947 को ही क्लीमेंट एटली यह घोषणा कर रहे हैं कि जून 1948 से पहले भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। और फिर मार्च 1947 में वायसराय बनाकर माउंटबेटन को भेजा गया। तो क्लीमेंट एटली ने माउंटबेटन को यह भी बतला दिया था कि आप जाइए, दंगा को खत्म करवाइए और भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपेंगे, इसको लेकर कार्य योजना तैयार कीजिए। माउंटबेटन भारत आए मार्च 1947 में। माउंटबेटन भारत आने के बाद कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता महात्मा गांधी से मुलाकात किया, मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात किया और फिर माउंटबेटन तहकीकात या जांच में जुट गया कि आखिरकार भारत में जो दंगा हो रहा है, इस दंगा का कारण क्या है। और इसी क्रम में माउंटबेटन ने यह भी देखा कि इस दंगा को एकमात्र व्यक्ति है जो जगह जगह जाकर खत्म करवाने का प्रयास कर रहा है, वह व्यक्ति था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो जगह जगह अकेले जाकर दंगा को खत्म कर रहे थे, महात्मा गांधी से माउंटबेटन काफी प्रभावित हुए और फिर माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। यानी माउंटबेटन ने यह कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति भारत की सीमा की सुरक्षा कर सकता है तो वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ही भारत की सीमा की सुरक्षा कर सकता है। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि महात्मा गांधी को माउंटबेटन ने दिया। माउंटबेटन जब दंगा के विषय में पता करने लगे कि आखिरकार दंगा हो क्यों रहा है, किस वजह से दंगा हो रहे हैं, किस वजह से दंगा हो रहे हैं, तो माउंटबेटन को यह पता चला कि दंगा इसलिए हुए या इसलिए प्रारंभ हुए क्योंकि मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, लेकिन कांग्रेस भारत का विभाजन नहीं चाहता है। कांग्रेस भारत का विभाजन नहीं चाहता है, परंतु मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, यानी मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहता है। कांग्रेस भारत का विभाजन नहीं चाहता है और मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहता है। भारत विभाजन का मुद्दा ही दंगा का कारण है। और अगर भारत का विभाजन हो जाता है और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बन जाता है तो फिर दंगा खत्म हो जाएगा। इस बात को मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को माउंटबेटन समझ गए। माउंटबेटन जब इस बात को समझ गए तो माउंटबेटन गांधी जी के समक्ष जाकर प्रस्ताव रखा कि ऐसा कीजिए ना, भारत का विभाजन कर ना दीजिए, और अगर भारत का विभाजन हो जाएगा तो दंगा रुक जाएगा। गांधी जी ने कहा ना, भारत का विभाजन हम नहीं होने देंगे, भारत का विभाजन हमारी लाश पर होगा। फिर माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू से मिले, उन्होंने भी भारत विभाजन को लेकर अपनी सहमति नहीं दी। सरदार पटेल से मिले, उन्होंने भी नहीं दी। यानी शुरू में कांग्रेस तथा कांग्रेस के जितने भी प्रमुख नेता थे, कोई भी भारत विभाजन के पक्ष में नहीं था, लेकिन दंगा रुक ही नहीं रहा था। फिर से माउंटबेटन कांग्रेस के सभी प्रमुख राजनेताओं से मिले
और दोबारा माउंटबेटन जब कांग्रेस के नेताओं से मिले तो माउंटबेटन ने तर्क दिया कांग्रेस के नेताओं को, मानवता का शर्मसार हो रहा है, क्या होगा, विभाजन हो ही जाएगा तो बाद में फिर आप अपना मिला लीजिएगा। और दंगा एक तरफ अपना जोर पर था, जोर शोर से दंगा चल रहा था, और दूसरी तरफ जो है माउंटबेटन प्रयासरत थे कि दंगा रुक जाए। महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के सभी नेता दंगा को हर संभव खत्म करवाने का प्रयास किए, लेकिन दंगा रुक ही नहीं रहा था। जिन्ना भी समझौता करने को तैयार नहीं था। परिस्थितियां काफी विकराल हो गई थी, परिस्थितियां काफी खराब हो गई थी, देश दंगा के आग में जल रहा था। और फिर जब दूसरी बार माउंटबेटन मिलना प्रारंभ किए तो सबसे पहले माउंटबेटन दूसरी बार में सरदार पटेल से मिले, और सरदार पटेल को माउंटबेटन मना लिए। फिर जो है आपको जवाहरलाल नेहरू को मना लिए। फिर बाद में गांधी जी को लगा कि मानवता के शर्मसार होने से ज्यादा बेहतर है भारत का विभाजन कर दिया जाए, भारत का विभाजन कर दिया जाए। तो शुरू में तो कोई भी कांग्रेसी नेता भारत विभाजन के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा था, दंगा और विकराल रूप धारण करने लगा, तो फिर कांग्रेस तथा कांग्रेस के प्रमुख नेता भारत विभाजन के पक्ष में हो गए। और जब भारत विभाजन के पक्ष में हो गए तो फिर माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को 1 2 3 3 जून 1947 को भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। और माउंटबेटन योजना में यह कहा गया पहली बार कि भारत का विभाजन होगा, पाकिस्तान का निर्माण होगा, भारत का विभाजन होगा, पाकिस्तान का निर्माण होगा, पाकिस्तान का निर्माण होगा। मुस्लिम लीग को क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। भारत को क्या चाहिए? भारत को आजादी चाहिए। और माउंटबेटन योजना में यह भी कहा गया था कि भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। माउंटबेटन योजना में और भी कई प्रकार की सिफारिशें की गई। माउंटबेटन योजना पर विचार विमर्श करने के लिए 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग की बैठक दिल्ली में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुई। मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसमें वो सभी बातें थी जो मुस्लिम लीग को चाहिए। और फिर माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दिलाने को लेकर 14 जून 1947 को दिल्ली में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस ना चाहते हुए भी माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दिया, अर्थात माउंटबेटन योजना को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति बन गई, दोनों स्वीकार कर लिया। और फिर माउंटबेटन योजना को ब्रिटिश संसद से स्वीकृति दिलाने को लेकर माउंटबेटन योजना को ब्रिटिश संसद से स्वीकृति दिलाने को लेकर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। और ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को लाया गया। 4 जुलाई 1947 को लाया गया, जिसे ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया। 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया। और उस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इस बात का विवरण था कि भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में 15 अगस्त 1947 को दे दी जाएगी। और उससे ठीक ये एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होगा और पाकिस्तान का निर्माण होगा। भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए अधिराज्य बनाए जाएंगे।
दोनों देश के लिए जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत शासन दोनों देशों में चलाए जाएंगे। दोनों देशों के लिए संविधान सभा संविधान का निर्माण करेंगी। ये तमाम प्रकार की बातें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में था। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली और उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जिस वजह से केंद्र की मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 14 अगस्त को हम लोग विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि विभाजन हुआ और काफी विकराल स्थिति में, दंगाई स्थिति में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाएंगे और 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और वही 15 अगस्त को हम लोगों को आजादी मिली है तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस प्रकार देश आजाद हुआ, लेकिन देश की आजादी से पहले भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और देखिए, पाकिस्तान का निर्माण दंगाई स्थिति में हुआ है, दंगा की स्थिति में पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने को लेकर सर जे रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसे रेडक्लिफ आयोग कहा गया। और रेडक्लिफ आयोग ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया, जिस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। और रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ। 17 अगस्त 1947 को हुआ। और रेडक्लिफ काफी सस्ता नशा करके सीमा खींचा था। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा खींचा, एज इट इज एक लाइन खींच दिया, कोई दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि अब ब्रिटिश भारत में तो रहने वाला था नहीं, ब्रिटिशों को भारतीयों से तो अब कोई लाभ होने वाला था नहीं, तो एज इट इज एक लाइन खींच दिया। और ऐसे लाइन खींचा कि सीमा पर जिसका घर था उसका आंगन भारत में है तो उसका दरवाजा पाकिस्तान में है, ऐसी वाली स्थिति हो गई थी। तो इसलिए यह बात कहा जा सकता है कि रेडक्लिफ जो है सस्ता नशा करके भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित किया था। और जब भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तो दो पाकिस्तान बना था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान मतलब आज का पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना के कारण ही भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और मोहम्मद अली जिन्ना जो भारत का विभाजन करवाया, उसका बदला श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 ईस्वी में ले ली। पाकिस्तान का विभाजन वो करवा दी और पाकिस्तान का विभाजन करवा करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक नया राष्ट्र बनवा दी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के निर्माण में भारत सरकार और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर भारत और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करती तो बांग्लादेश नामक आज कोई नया राष्ट्र नहीं होता, कोई नया राष्ट्र नहीं होता बांग्लादेश जैसा। तो मोहम्मद अली जिन्ना का बदला जो है आपको श्रीमती इंदिरा गांधी पाकिस्तान का विभाजन करवा करके ले ली, बांग्लादेश का निर्माण करवा करके ले ली। और जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और वही पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां और पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बना, मोहम्मद अली जिन्ना बना। और जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो बहुत सारे भारतीय मुसलमान पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तानी क्षेत्र में जो हिंदू, सिख, ईसाई सब रह रहे थे वो भारत आए, वो भारत आए। भारत की सत्ता उस समय जिन कांग्रेसी नेताओं के हाथ में था, कांग्रेसी नेताओं ने यह घोषणा किया कि भले ही मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ हो, लेकिन अगर कोई मुसलमान यह चाहता है कि उन्हें पाकिस्तान नहीं जाना है, उन्हें भारत में रहना है, तो वो भारत में रहे।
यह बात मुख्य तौर पर महात्मा गांधी ने घोषणा किया कि अगर कोई मुसलमान यह चाहता है कि वह पाकिस्तान ना जाए बल्कि वो भारत में रहे तो वो भारत में रह सकते हैं। महात्मा गांधी ने जो ये घोषणा किया, महात्मा गांधी के इस घोषणा से हिंदुत्ववादी संगठन नाराज हो गया। और हिंदुत्ववादी संगठन इसलिए नाराज हुआ, हिंदुत्ववादी संगठनों का ऐसा मानना था कि अगर मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना है तो सब मुसलमान को पाकिस्तान भेजिए। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिन मुसलमानों को जाना है पाकिस्तान वो जाए, जिनको भारत में रहना है वो भारत में रहे। और इसी वजह से हिंदुत्ववादी संगठनों ने गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और फिर हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े, कहा जाता है आरएसएस से नाथूराम गोडसे का संबंध रहा है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्ववादी संगठन है। हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम आरएसएस करता है। तो आरएसएस से जुड़े नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। और देखिए, गांधी जी की हत्या होने से पहले जब जब देश आजाद हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी, आजादी से पहले जब देश आजाद हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी आजादी के समय नोआखोली में थे। नोआखोली वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, वे उस समय नोआखोली में थे। और नोआखोली में दंगा को समाप्त करवा रहे थे, दंगा को बंद करवा रहे थे। नोआखोली में दंगा को बंद करवा रहे थे, दंगा को समाप्त करवा रहे थे। कौन? तो आपको महात्मा गांधी। और पूरा देश 15 अगस्त को जगमगा रहा था, लेकिन महात्मा गांधी एक अंधेरे कमरा में बंद होकर यह विचार कर रहे थे कि ये तो हमें अंग्रेजों से आजादी मिली है, गोरों से आजादी मिली है, अब भारत के लोगों को गरीबी से आजादी कब मिलेगा, बेरोजगारी से आजादी कब मिलेगा, हमारे सपनों का भारत कैसा होगा। इन बातों पर महात्मा गांधी विचार विमर्श कर रहे थे। और फिर पता चला आजादी के बाद भी दंगा हो ही रहा है, दिल्ली में दंगा हो रहा था। तो गांधी जी को जब पता चला तो फिर गांधी जी दिल्ली पहुंचे। 1947 के अंतिम में, नवंबर-दिसंबर 1947 में दिल्ली पहुंचे। फिर दिल्ली में आकर के दंगा को शांत करवाए और फिर दिल्ली में ही रहने लगे और सुबह शाम जो है अपना भजन गाने लगे। उनका जो नित्य क्रिया होता था वो निश्चित तौर पर वो करते थे, फिर अपने राजनीतिक काम को भी करते थे। गांधी जी सुबह और शाम दोनों टाइम अपने अनुयायियों के साथ बैठकर भजन गाते थे। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था वैष्णो जन को तेरे कहिए पीर पराई जाय रे। इसकी रचना नरसिंह मेहता ने किया है। गुजराती कवि है नरसिंह मेहता, गुजराती कवि नरसिंह मेहता है। उन्होंने ही वैष्णो जन को तेरे कहिए पीर पराई जाय रे की रचना की है। और इसका अर्थ यह होता है कि सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। ये जो हम बोले हैं गांधी जी का सबसे प्रिय भजन वैष्णो जन को तेरे कहिए पीर पराई जाय रे था, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। सच्चा वैष्णव वही है। समझ गए? तो इस प्रकार महात्मा गांधी अपना भजन उजन करते थे। फिर उनका दूसरा भजन था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। फिर उनका तीसरा भजन होता था एकला चलो रे, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। ये सब भजन गाते थे। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। समझ गए? तो गांधी जी के जीवित रहते तो देश आजाद हो गया, लेकिन संविधान नहीं बन पाया। संविधान निर्माण होने से पहले ही गांधी जी का देहावसान हो गया। इसलिए भारत का जो संविधान है वो गांधीवाद से दूर है। गांधीवादी नीतियों का प्रभाव भारत के संविधान में ना के बराबर है, नहीं है गांधीवादी नीतियों का भारत के संविधान के ऊपर कोई प्रभाव।
और ये जो 1944 से 1947 के बीच की घटनाएं हैं, इसी समय भारत के संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा का गठन हुआ और उसी संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का भी निर्माण किया। और साथ ही साथ जो है आपको इस दौरान ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अंतरिम सरकार में कौन विभाग किसको मिला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन विभाग किसको मिला है, यह सब बात याद रखना आपके लिए आवश्यक है, याद करना होगा आपको। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन विभाग किसको मिला है और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन विभाग किसको मिला है, इन दोनों चीजों को जो है आप याद कर लीजिएगा। समझ गए? तो इस प्रकार आपका जो है ये चैप्टर भी खत्म हुआ। अब आप चीजों को पढ़ लीजिएगा और इतिहास खत्म हुआ आपका। हाँ, इतिहास खत्म हो गया। अब जो है क्वेश्चन आंसर करवाना है। देश की आजादी खत्म, इतिहास खत्म। ठीक है, अब आगे ज्योग्राफी शुरू करेंगे और साथ ही साथ जो है आपको क्वेश्चन आंसर है 12, 13 और 14। 12, 13 और 14 का क्वेश्चन आंसर है और आंसर तो मेरे ख्याल से दिया हुआ है ना पीछे में। क्वेश्चन आंसर करवाना जरूरी है क्या? है जरूरी है? अच्छा ठीक है। गांधी युग में बहुत क्वेश्चन होगा, गांधी युग में बहुत क्वेश्चन होगा। जानते हैं आप, हम आपको बता रहे हैं कि जो है आपको सबसे ज्यादा तथ्य आपके मटेरियल में, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा करके देख लीजिए कंपटीशन के लिहाज से, लेकिन फिर भी स्किप हो जाता है, समझे? तो अब कितना दिया जाए? ठीक है, बड़ी दिक्कत। चलिए आइए, जितना बताए हैं एक बार याद करते हैं। आइए यहां नौसैनिक विद्रोह तक तो याद कर न लिए थे। आइए, कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य? कितने सदस्य? याद रखने का ट्रिक, के से क्रिप्स, ए से एल से, के से क्रिप्स, के से ए से एल से। कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? और कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करते हुए किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और भारत में दंगा की शुरुआत कब से हुई? भारत में दंगा की शुरुआत 16 अगस्त 1946 को हुआ है। समझ गए? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा कि आपको जो है माउंटबेटन योजना कब रखा गया है? 3 जून 1947। 3 जून 1900। माउंटबेटन योजना कब रखा गया? माउंटबेटन योजना कब रखा गया? 3 जून 1947। समझ गए? और माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दिलाने को लेकर के कौन सा अधिनियम लाया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900। अच्छा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1900। 4 जुलाई 1900। तो एक बार फिर से बताइएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारतीय संसद में कब रखा गया? कब रखा गया? 4 जुलाई 1900। 4 जुलाई 1947। और इसे ब्रिटिश संसद ने पारित कब किया? 18 जुलाई 1900। 18 जुलाई 1900। और फिर भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? 14 अगस्त 1900। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया? 14 अगस्त कब मनाया जाता है? जब देश आजाद हुआ था तो गांधी जी कहां थे? नोआखोली। कहां थे? कहां थे? जब देश आजाद हुआ था तो गांधी जी कहां थे? और जो है आपको कांग्रेस के सदस्य थे उस समय गांधी जी? नहीं ना। और जब देश आजाद हो गया ना तो गांधी जी ने कहा कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। समझ गए? जब कांग्रेस के नेतृत्व में देश आजाद हो गया तो किसने कहा कांग्रेस को खत्म कर दिया? किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी की हत्या कब हुई है? 30 जनवरी 1948। सॉरी, 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1900। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई है? 30 जनवरी 1948। किसने किया है? किसने किया है? नाथूराम गॉडसे। नाथूराम गॉडसे ने किया है। और है कुछ? और नहीं है कुछ?
देश आजाद हो गया ना, जिलेबी बांटते हैं। लिखिए कॉपी में, कुछ लिखाएंगे, बहुत कुछ लिखाएंगे अभी। लिखिए। लिखिएगा। सीआर फॉर्मूला को अस्वीकार करते हुए, लिखना शुरू कीजिए, लिखा रहे हैं, लिखिए। सीआर फॉर्मूला को अस्वीकार करते हुए, सीआर फॉर्मूला को अस्वीकार करते हुए जिन्ना ने कहा कि सीआर फॉर्मूला को अस्वीकार करते हुए, सीआर फॉर्मूला को अस्वीकार करते हुए जिन्ना ने कहा कि, सीआर फॉर्मूला को अस्वीकार करते हुए जिन्ना ने कहा कि इस फॉर्मूला के तहत हमें, इस फॉर्मूला के तहत हमें, इस फॉर्मूला के तहत हमें, इस फॉर्मूला के तहत हमें दिमक लगा और कटा छटा पाकिस्तान मिलेगा। 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 भारत में, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में दंगा की शुरुआत, भारत में दंगा की शुरुआत, भारत में दंगा की शुरुआत 16 अगस्त 1946 को कोलकाता से हुआ। भारत में दंगा की शुरुआत 16 अगस्त 1946 को कोलकाता से हुआ। भारत में दंगा की शुरुआत 16 अगस्त 1946 से कोलकाता से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने भारत विभाजन को लेकर यह कहा कि, महात्मा गांधी ने भारत विभाजन को लेकर यह कहा कि, यह कहा कि, यह कहा कि भारत का विभाजन, भारत का विभाजन हमारी लाश पर होगा। 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 नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आजादी के समय, आजादी के समय, आजादी के समय महात्मा गांधी नोआखोली में थे। नोआखोली, आजादी के समय महात्मा गांधी नोआखोली में थे। आजादी के समय महात्मा गांधी नोआखोली में थे। नोआखोली कोस्ट में बांग्लादेश लिख लीजिएगा। आजादी के समय महात्मा गांधी नोआखोली में थे।
आजादी के समय महात्मा गांधी नोआखोली में थे। नोआखोली में थे। नोआखोली में थे। उस समय वे कांग्रेस के सदस्य नहीं 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 थे। फुल स्टॉप। उन्होंने 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 आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देने कांग्रेस को समाप्त कर देने कांग्रेस को समाप्त कर देने की घोषणा कांग्रेस को समाप्त कर देने की घोषणा किए थे। आगे लिखिएगा। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन वैष्णो जन को तेरे कहिए। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन वैष्णो जन को तेरे कहिए। तेरे कहिए पीर पराई जाए रे। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन वैष्णो जन को तेरे कहिए पीर पराई जाए रे। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन वैष्णो जन को तेरे कहिए पीर पराई जाए रे। पीर पराई जाए रे। पीर पराई जाए रे था। इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है सच्चा वैष्णव वही है। इसका अर्थ होता है सच्चा वैष्णव वही है। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। इस गीत की रचना गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया है। इस गीत की रचना गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया है। इस गीत की रचना गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया है। इस गीत की रचना गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया है। इस गीत की रचना गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया है। इस गीत की रचना गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया है। गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया है। गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया है। फुल स्टॉप। गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। वहीं उसी में वहीं गांधी जी का दूसरा सबसे प्रिय भजन वहीं गांधी जी का दूसरा सबसे प्रिय भजन
वहीं गांधी जी का दूसरा सबसे प्रिय भजन एकला चलोड़े, एकला चलोड़े। वहीं गांधी जी का दूसरा सबसे प्रिय भजन एकला चलोड़े, एकला चलोड़े था, एकला चलोड़े था। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। नेक्स्ट पॉइंट, रेड क्लिफ आयोग ने, रेड क्लिफ आयोग ने, रेड क्लिफ आयोग ने रेड क्लिफ आयोग ने, 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 रेड क्लिफ आयोग ने 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ आयोग ने 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया। सीमा रेखा का निर्धारण किया, ठीक है। कल के परीक्षा में था ना एगो चीज जी, कौन आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत में चौकीदारी कर अदा करने से मना कर दिया? सविनय अवज्ञा। तब कल के परीक्षा का क्वेश्चन आप लोग देखें, सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन तो ठीक था, सेकेंड सिटिंग ठीक था, सेकेंड सिटिंग ठीक था, मॉडरेट था, लेकिन फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था, समझ गए? फर्स्ट सिटिंग मॉडरेट टू टफ, सेकेंड सिटिंग मॉडरेट। सेकेंड सिटिंग में वो बच्चा अच्छा से बनाया होगा क्वेश्चन जो पढ़ा होगा सच में। आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। लड़की का था तो ऐसा कर दिया, लड़की का अलग लड़का का अलग। हाँ तो क्या सब करता है, यानी परीक्षा में आरक्षण। चलिए अब आप लोग को और क्या चाहिए बताइए, इतना आरक्षण मिल रहा है जी। हाँ यानी कुल मिलाकर के नीतीश कुमार यही चाह रहा है कि लड़का लोग बेरोजगार रह जाए, नौकरी सिर्फ लड़की को हो। है ये तो बड़ी गलत है, ये तो गलत किया। हाँ तो हमको नहीं पता था ये बात, कि टीचर वाला परीक्षा पर हम बहुत ज़्यादा ही नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं किए हैं। सब चीज आपके नोट में, एक आध का क्वेश्चन को छोड़ करके खोजिए ना नोट में, पूरा पढ़े आधुनिक भारत का इतिहास, एक क्वेश्चन हम निकलवा देंगे पहले सिटिंग का, एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके। तब सुन लीजिए, बता रहे हैं हम आपको, सुनिए। कल टीचर वाला परीक्षा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम ना टीचर वाला बैच दिए थे, ना हम उससे पैसा कमाए हैं, ना हमको बोलने का अधिकार है, लेकिन फिर भी बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करवाया है तो क्वेश्चन को देखे हैं हम, सिर्फ इतिहास के क्वेश्चन को देखें और किसी क्वेश्चन को ना देखें, दोनों सिटिंग के इतिहास के क्वेश्चन को देखें, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था और टीचर सब तो फेल ही कर गया, मतलब जितना भी यूट्यूबर था, टीचर था, पेड कोर्स था, फ्री कोर्स था, सब नील बट्टे सन्नाटा, समझ गया टोटल। तो खैर हम तो तेज आदमी है जी, तो बैच देने के लिए तो हम भी बैच दे सकते थे, लेकिन बैच हम नहीं दिए क्योंकि पहली बार परीक्षा ले रहा था, क्या करेगा कहना मुश्किल था। यही सोच करके, ये बात हम लोगों के दिमाग में था, हमारे दिमाग में था, बिट्टू सर के दिमाग में था, पहली बार परीक्षा ले रहा है और शुरू में देखिए इतना नोटंकी, आज फलना संशोधन हुआ, कल चिल्ला संशोधन हुआ, परसों ढकना संशोधन हुआ। तो ये सब चीज को देख करके जो है ना लगा कि ठीक ना है। और दूसरा चीज जो है, अतुल प्रसाद का स्टेटमेंट भी सुने थे कि ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होने जा रहा है, डेप्थ में जाकर पढ़े, समझ गए। तो इसलिए हम ना टीचर वाला बैच दिए। और देखिए हम लोगों को तो सिलेबस खत्म करने में समय लगता है, हम लोगों का औकात ही नहीं था उतना कम दिन में, 1.5-2 महीना में हम सिलेबस खत्म कर दे, हम लोग का क्षमता नहीं था कि हम उतना दिन में सिलेबस खत्म कर देंगे। एक ये रीजन था। दूसरा रीजन था आपको कि पहली बार परीक्षा ले रहा है और संशोधन पे संशोधन कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करेगा क्या नहीं करेगा। दूसरा ये वजह था कि हम बैच ना दिए, समझ गए।
और अगर बैच हम लोग दे भी देते तो बैच सफल होता, समझ गए। बिट्टू झा का नोट जाकर के देखिए तो साइंस का क्वेश्चन उसके नोट से बाहर है। तो फिर उसके बाद जहां तक हमारे सेगमेंट का बात है, तो हमारे सेगमेंट में जो है हम आपको ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते हैं दरोगा में, लेकिन वहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में था तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना होता। दूसरी बात, पॉलिटी में जो दरोगा का पॉलिटी है वो पॉलिटी से हट करके पॉलिटी पूछा था, समझिए, अलग ही तरह का पॉलिटी पूछा था। मतलब आप जो कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं ना, उस टाइप का पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं था जो आपको कंपटीशन के लिए पढ़ाया जाता है, समझिए, उस टाइप का नहीं था। और फिर आप इतिहास पे आ जाइए, इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो इतिहास में 60-70% क्वेश्चन जो है आपके नोट से है, 60-70% तक क्वेश्चन आपके नोट से हम खोज करके दिखा सकते हैं। 20-30% नहीं है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि नहीं है। और हमारे नोट में नहीं है तो किसी के नोट में नहीं है, किसी के नोट में हो ही नहीं सकता। अगर हमारे नोट में नहीं है तो पूरे भारतवर्ष के भीतर किसी भी टीचर के नोट में नहीं हो सकता, समझ गए। हम आपको बोल रहे हैं सबसे ज्यादा डाटा मेरे नोट में, आप पलट करके देख लीजिएगा, समझ गए। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि हमारे नोट में नहीं तो किसी और के नोट में हो जाए, कभी नहीं। और दूसरी बात, कुछ पब्लिकेशन मिला, एक वो पब्लिकेशन तो पता नहीं लोग उस पब्लिकेशन का बुक पढ़ता क्यों है, नहीं पढ़ना चाहिए उस पब्लिकेशन का बुक, पब्लिकेशन का नाम हम नहीं लेंगे, समझ गए, नहीं लेंगे। वो पब्लिकेशन क्या करता है जानते हैं? जैसे परीक्षा हुआ, जैसे हर पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट निकलता है, हर चीज निकलता है, समझ, हर चीज निकलता है। जैसे परीक्षा हुआ, परीक्षा के कुछ घंटा बाद, 2, 3, 5, 10 घंटा बाद जो है वो निकालेगा कि हमारी पब्लिकेशन में हमारी बुक से ये आया है। वो क्या करता है, एडिट करवा करके वहां पर क्वेश्चन डलवा देता है, समझ गए, और यूट्यूब पे वीडियो चलवा देता है, समझ गए। और वही बुक आप जाकर के देखिए तो क्वेश्चन आपको मिलवे नहीं करेगा। हम क्या बोले आप समझे? बहुत लोग तो समझ में नहीं होंगे हम क्या बोले। मतलब जो है कुछ भी, समझे। एक जानते हैं, देखिए, जैसे जानते हैं, एक बात बताते हैं हम आपको, चुनाव जीतने में सबसे माहिर नेता ममता बनर्जी, ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, जहां तक आप सोच नहीं सकते वहां तक कर सकती है। और उसके बाद हमारे मोदी जी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए। और उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही शिक्षा का इतना ज्यादा व्यवसायीकरण हो गया है, खैर शिक्षा पर सरकार जीएसटी ले रहा है 18%, तो व्यवसायीकरण तो हो ही गया है, लेकिन टीचर सब इतना ज्यादा व्यवसायीकरण कर दिया है जितना उसको नहीं करना चाहिए, समझ गए, जितना उसको नहीं करना चाहिए। खैर सबका अपना अपना है, समझ गए। हमको एक मेरा बहुत पुराना लड़का बोला था, वो अभी जॉब कर रहा है एसएससी में, बहुत अच्छा हमको समझाया था, समझिए, समझाया था उनको, जब हम छोटा वाला क्लासरूम में पढ़ाते थे ना, तो उसी टाइम वो समझाया था। वो लड़का बहुत जगह से रिटायर होकर के आया था, हमसे सीनियर भी था, लेकिन पढ़ने के लिए हमसे आया था, अनुभव भी बहुत था, सब चीज था, और अभी एसएससी में जॉब करता है। तो वो लड़का हमको बोला था एक बात कि काफी गंदा बात था, लेकिन उससे फ्रेंडली हो गया था, तो वो हमको बोला था, बोलने में तो नहीं बनना लेकिन फिर भी बोल देते हैं, ठीक है। वो हमको बोला था कि देखिए आज के डेट में जो है ना, जहां तक शिक्षा का सवाल है, वो भी बहुत जगह से रिटायर था बेचारा, पटना दिल्ली में भी बहुत संस्थान सब में काम भी किया था, पढ़ा भी था, काम भी किया था, बहुत स्ट्रगल किया था वो लड़का, तो बहुत दुनिया देखा था। तो वो अपने अनुभव के आधार पर बोला था कि अगर इसको हम कैसे बोले, बोलने में बन नहीं रहा है, ठीक है, नहीं बोलेंगे, लोग वायरल कर देता है, नहीं बोले, कभी दूसरे तरीका से उसके बात को समझा देंगे, समझ नहीं, आप लोग वायरल कर देते हैं। एगो स्टाफ को गाली दिए हैं कहीं पर, वायरल कर दिया है सब, ठीक है। और जानते हैं 2-4 गो लड़की है जो यूट्यूब चलाती है, स्टूडेंट सभी है, समझिए, वो सब भी जो है वायरल कर दिया है। लड़कियों सब एकदम बेहया हो गई है। लड़का तो समझ में आता है कि लड़का निर्लज पतित है, लड़का क्योंकि हम है तो हमको पता है ना आपका नेचर, लड़का का नेचर तो हमको पता है, लेकिन लड़की तो हम है नहीं कि लड़की का नेचर हमको पता हो, समझे। तो 2-3 गो लड़कियों है जो वीडियो को वायरल कर दी है। खैर वो तो जिस रोज मिलेगी तो उसको हम क्या करेंगे वो हमें को पता है, खाली मिल जाए, समझे, बता देंगे, रुकिए। तो चलिए सुनिए, अब हल्ला मत कीजिए, अब समझा रहे हैं। इतिहास खत्म हो गया, पार्टी दीजिएगा आप लोग, समझ गए। अब सुनिए, देखिए, जानते हैं इतिहास खत्म नहीं होता है कहीं, इतिहास खत्म नहीं होता, हम आपको बोल रहे हैं इतिहास खत्म नहीं होता है, कभी नहीं। देखिए दिल्ली में अगर आप पढ़िएगा, दिल्ली के टीचर से अगर आप पढ़िएगा, प्राचीन मध्यकालीन वो नहीं पढ़ाएगा, वो सिर्फ मॉडर्न पढ़ाएगा, आप पता कर लीजिएगा। प्राचीन मध्यकालीन नहीं पढ़ाएगा, वो मॉडर्न पढ़ाएगा। अगर प्राचीन मध्यकालीन पढ़ाएगा भी उड़ा उड़ा के पढ़ाएगा, समझ गए। आपको पूरा प्राचीन पढ़ाए हैं, पूरा मध्यकालीन पढ़ाए हैं और पूरा का पूरा आधुनिक पढ़ाए हैं, पूरा आधुनिक पढ़ाए हैं। तो हम आपको भरोसा देते हैं कि जितना आपको बताया गया है, अगर इतिहास में आपके बिहार दरोगा परीक्षा में, बिहार दरोगा परीक्षा के अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ाए हैं। अगर बिहार दरोगा परीक्षा में 15 को इतिहास का सवाल आएगा, 11-12 सवाल आप जरूर बनाइएगा, चाहे कितना टफ हो। अगर आप चीजों को अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे तो आप 11 से 12 सवाल निश्चित तौर पर बना कर आएंगे। 3 सवाल आपसे नहीं बनेगा, 2-3 सवाल जो है आपसे नहीं बनेगा। टफ एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। अगर एग्जाम आसान हुआ तब तो 15 में 15 आप बना करके आइएगा, लेकिन अगर टफ हुआ तब की बात हम कर रहे हैं, तो 11 से 12 सवाल आप निश्चित तौर पर बना करके आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो सुबह में 8 से 10 टेस्ट दे दिए थे, उस वजह से आपका क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। इस बात का एहसास होते होते महीना 2 महीना हमको लग गया। हमको लगा कि हम संभाल लेंगे, हम भी तो मानव ही हैं, हमको भी खाना है, सब चीज करना है, करना है। तो टेस्ट आप करिए और टेस्ट की वजह से आपका बहुत ज्यादा बन गया, बहुत ज्यादा बन रहा, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा असूल से काम बहुत खराब हो रहा है। जीवन में हमको लगा खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी पास में हम आए हैं, बहुत ज्यादा इसमें कोरोना को दीजिए, कोरोना को हम से बात करें, सबसे ज्यादा बात करें। बहुत ज्यादा इसमें दूसरे का बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें हुई और क्लास में बहुत ज्यादा बना, क्लास बहुत हो गया। और दूसरी बात कि क्वेश्चन बनाने उसमें कहीं वो ज्यादा है, जो ज्यादा है। तो इतना लंबा समय खत्म होने को लगा रहा है, इतना लंबा समय खत्म होने के लिए सबसे पहले क्लास को ज्यादा दूसरा इंसान को टाइम हुई। अभी सारी कंपटीशन कर ये नाम जो है इतिहास खत्म होने को ज्यादा लग गया। और साथ ही जो है आपको आप सकते हैं कि 1 साल से ज्यादा समय खत्म होने लगा, लेकिन आप ये सोचिए कि बड़े क्लास नहीं होता था, क्लास तो सप्ताह में 3 दिन ही होता था, समझ गए। तो उस आधार पे आप कह सकते हैं 6 माह लगा है, समझ गए, 6 माह लगा है। लेकिन 6 माह में भी हमको लगता है कि जो है 1.5 माह, 1 से 1.5 माह तो लगभग क्लास बंद ही रहा है। 30 से 45 दिन तो लगभग क्लास बंद ही रहा है। तो 4.5 से 5 माह हमको इतिहास खत्म करने में हमको 6 माह लगता है। अगर रेगुलर क्लास हो ना, रेगुलर क्लास जैसे पहले रेगुलर क्लास लेते थे, सुबह 8 से 10 इतिहास पढ़ाए थे, तो हमको याद है 6 माह में इतिहास खत्म हो गया था। 6 माह में इतिहास खत्म हो गया था। तो इतिहास को खत्म करने में हमें 6 माह समय लगता है, रेगुलर क्लास लेते हैं तो। और इससे कम समय इतिहास को खत्म करने में किसी भी टीचर को नहीं लग सकता है। ये बात आप
ये बात हम आपको कह रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, आप पता भी कर सकते हैं। 6 माह से कम समय इतिहास खत्म होने में नहीं लगता है, तो 6 माह का समय लगता है, लेकिन जो है बहुत सारी व्यवधान, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी घटनाएं की वजह से जो है इतना ज्यादा समय लगा। और सप्ताह में तो 3 दिन ही क्लास हुआ है, तो आप साल भर नहीं कहेंगे 6 माह में आपका इतिहास खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, कहीं पर तो खत्म होता भी नहीं है, समझ गए। हम लोग भी पढ़े हैं, इतिहास कहीं नहीं खत्म हुआ, पढ़ते पढ़ते सब चीज खत्म हो जाता था, इतिहास कभी नहीं खत्म होता था। पटना में हमको लगता है इतिहास हम ही पहला टीचर है जो खत्म किए हैं और खत्म करते हैं, हर बैच में खत्म करते हैं इतिहास, शुरू से लेकर पाषाण युग से लेकर गांधी जी की मृत्यु तक। कोई अगर आपको हड़प्पा पढ़ाएगा तो वैदिक नहीं पढ़ाएगा, वैदिक पढ़ाएगा तो मगध नहीं पढ़ाएगा, समझ गए। पूरा इतिहास खत्म हम ही करते हैं और एकमात्र हम ही है जो पूरा इतिहास खत्म करते हैं। हम आपको यही बोल रहे हैं, समझे। आप पता कर लीजिएगा, समझे। और आप भ्रम में मत रहिएगा। बहुत सारा टीचर बोलता है कि दरोगा के लिए सिर्फ मॉडर्न पढ़ लीजिए रिजल्ट हो जाएगा, इस भ्रम में आप मत रहिएगा, समझ गए। और इस बात को लेकर के विद्यार्थी मेरा क्रिटिसाइज भी करता है कि सर तो पूरे प्राचीन में, पूरे मध्यकालीन में, पूरे आधुनिक पढ़ाते रहते हैं, सिर्फ आधुनिक पढ़ा देना चाहिए दरोगा टारगेट बेस में। खैर आपके क्रिटिसाइज से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सिलेबस देखें, हम परीक्षा दी, हम परीक्षा पास की, हमको पता है हमको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जितना इतिहास में पढ़ना था उतना पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में कुछ क्लास और हम रखेंगे, समझ गए। इतिहास में जो है कुछ क्लास हम और रखना चाहते हैं, और उन क्लासों के माध्यम से जो है कुछ और चीज आपको कॉपी में लिखवाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग देख लेना चाहते हैं। जब 11 नंबर चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर होता हुआ आया है तो 12, 13, 14 क्यों छूटे? 12, 13, 14 भी जो है हम लोग कर ही लेंगे। और आपको इधर जो 2-3 साल में जो भी परीक्षा हुआ है, सभी परीक्षा के क्वेश्चन को हम कलेक्ट करते हैं, और कल तक का जो परीक्षा हुआ है, टीचर के परीक्षा तक, टीचर का परीक्षा तक। देखिए एक बात को आप समझिए, विद्यार्थी 2 बुक के पीछे बहुत भागता है। एक बुक है लुसेंट और दूसरा बुक है पूर्वावलोकन या घटना चक्र, पूर्वावलोकन या घटना चक्र। और मेरा इसमें पसंदीदा है पूर्वावलोकन या घटना चक्र। अब कहिएगा मेरा पसंदीदा पूर्वावलोकन या घटना चक्र क्यों है? पूर्वावलोकन या घटना चक्र क्या है? कुछ नहीं है, वो एक प्रकार से पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। भारत के भीतर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक संग्रह है। और कोई भी परीक्षा, आगामी कोई भी परीक्षा अगर होता है तो परीक्षा जो है बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है। तो पूर्वावलोकन के बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसलिए मेरा फेवरेट जो है थोड़ा सा पूर्वावलोकन है या घटना चक्र है। और हम आपको क्लास में पूर्वावलोकन से होमवर्क देते भी हैं, करवाते भी हैं। और हमको लगता है आपके बैच में तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब चीज हो जाना चाहिए। पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री आपका होमवर्क में चल रहा है, या ना? एकदम से चल रहा है। क्वेश्चन बैंक है, उसको देखना जरूरी है, समझ गए। क्वेश्चन बैंक है, उसको देखना एकदम से जरूरी है, समझ गए। तो इसलिए आप उसको देखिए। और हम ये चाहते हैं कि जो हाल फिलहाल में बीपीएससी का परीक्षा हुआ है, बिहार एसएससी का परीक्षा हुआ है, और साथ ही साथ जो है टीचर वाला परीक्षा हुआ है, इन परीक्षाओं में जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम आपको करवा दे, उनको हम आपको एक जगह संकलित करवा दे, ताकि यहां से अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा आगे आने वाली परीक्षा में तो आप उस क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तो हाल फिलहाल में साल 2 साल के भीतर जो भी परीक्षा हुआ है उस परीक्षा के क्वेश्चन को कलेक्ट करवा करके इतिहास के पूरे क्वेश्चन हम आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करवा देते हैं, आपको समझा देते हैं कि इसका क्या सही आंसर होगा, वो बतला देते हैं। आप उन चीजों का भी जो है रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आगामी होने वाली परीक्षा में ये सब क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इसलिए कुछ इतिहास का क्लास हम आपको अभी रख रहे हैं। और अगला जो पूरा का पूरा सप्ताह है, अगला पूरा का पूरा सप्ताह में इतिहास चलेगा। अगले सोमवार से देख लीजिएगा, डेट बता दीजिए, अगले सोमवार से ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। क्या तारीख है बताइए? जाइए ना, कहां जाना है लड़की? बेटी मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। हैं? मम्मी आई तो आपके रूम पे है। कहा है 10 मिनट रुकिएगा तो सब भाग जाएगी। हैं? कहां है? बच्ची मारेंगे बोलिए। मेरी मम्मी है। चलिए झूठ बोलिए, चलिए। तो क्या 4 सितंबर, 4 सितंबर समझ गया? 4 सितंबर से ज्योग्राफी शुरू करेंगे आपके बैच में। 4 सितंबर से ज्योग्राफी शुरू करेंगे आपके बैच में, और ये पूरा सप्ताह इतिहास ही चलेगा, और जो बताए हैं वो करवाएंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी करवा देंगे। क्लियर है? चलिए। क्या बोल रहे हैं? वर्ल्ड, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री का हाँ क्वेश्चन पूछता है, एगो दूगो क्वेश्चन पूछता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़िएगा। पहले ज्योग्राफी पढ़ा देते तब वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। और देखिए बता दे रहे हैं, एक बात और जान लीजिए, आपका सिलेबस कब खत्म हो जाएगा? छठ होते होते आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। छठ होते होते तीनों दरोगा बैच छठ होते 3 से 5 बैच में, ठीक है। तो आपके बैच में भी करवा देंगे, इकोनॉमिक्स उसमें भी करवा 1948, 88 नहीं 48, ठीक है।